हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10 लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 पढ़ाऊँगी। तो पिछली बार हमने एलिमेंट्री कैनल्स के पार्ट के बारे में जाना था और एलिमेंट्री कैनल्स के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है माउथ। हमारे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो माउथ में प्रेजेंट होता है कुछ स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होता है ये सीक्रेट करता है स्लाइवा, और स्लाइवा में प्रेजेंट होता है स्लाइवरी अमाइलेज, जो क्या है, ये एंजाइम्स है। ये एंजाइम्स है और ये क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। और हमारे माउथ में होता है टीथ एंड टंग। टीथ का काम होता है फूड को च्यू करना और ग्राइंड करना। ये मैकेनिकल डाइजेशन का प्रोसेस करता है। और टंग फूड को रोलिंग्स करता है और उसको टेस्ट करता है और फिर आगे उसोफेगस में उसको पास कर देता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसोफेगस के बारे में। तो टेक द फूड फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस बाय पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशंस ऑफ एलिमेंट्री कैनल्स। इट मीन्स जो इसोफेगस है, जो इसोफेगस का जो पाइप्स है उसमें होता है पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स लाइक वेव लाइक मूवमेंट्स। ऐसे ही वेव लाइक मूवमेंट्स होता है जिसमें यहाँ पे ये बोलस जो है, ये फूड का बोलस यहाँ से नीचे की तरफ क्या होता है, जाता है। यहाँ से होते हुए फिर नीचे धीरे धीरे जाता है। ये होता है, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। फिर नेक्स्ट फूड पेरिस्टलेटिक मूवमेंट के द्वारा इसोफेगस से स्टोमस पे पहुँच जाता है। स्टोमच में क्या होता है, स्टोमच में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, फूड के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करना। क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में कुछ पेप्सिन्स, HCl और म्यूकस, ये तीनों जो चीज़ है ये प्रेजेंट होता है। इन तीनों के मिक्सर को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और HCl का काम होता है उस जूस को एसिडिक मीडियम बनाना, और म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच। आपको पता ही है जो HCl एसिड है वो कितना पावरफुल एसिड है, जो हमारे स्टोमच के स्किन को, इसमें से उसको नुकसान पहुंचा सकती है, हार्म पहुंचा सकती है। जिस वजह से जो स्टोमच का जो ये लेयर है पेट का, जो हमारे पेट का ये लेयर, मान लीजिए कि ये एक लेयर है, इसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है। किस चीज़ की परत चढ़ी हुई है, म्यूकस की। यहाँ इसके ऊपर एक लाइनिंग है जो है म्यूकस की लाइनिंग। और ये लाइनिंग क्या करती है, ये लाइनिंग करती है एसिड से प्रोटेक्ट। एसिड आने वाले एसिड HCl से ये लाइन हमारी स्किन को, स्टोमच की स्किन को प्रोटेक्ट करती है। आगे देखिए, आगे है जब फूड में जब गैस्ट्रिक जूस अच्छे से मिक्स हो जाता है, सारा वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो स्टोमच से फूड कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियाज अपना अपना सिक्रेशन सिक्रेट करता है। लीवर बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट करता है। तो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, इनको हम एक वर्ड में इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कहते हैं। जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाटिक जूस को जब रिलीज करता है तो उससे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और पैनक्रियाटिक जूस का में प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन और लिपेज। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना, और जो लाइपेज है, लाइपेज जो इमल्सिफाइड फैट्स, इट्स मीन्स बाइल जूस फैट को कन्वर्ट किया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को इमल्सिफाइड फैट कहते हैं। और इमल्सिफाइड फैट को पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट लाइपेज क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, और भी सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस आसानी से हो सके।
लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो होता है उस पे बाइल जूस एक्ट करता है, जिस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और फिर क्या होता है, ये इमल्सिफिकेशन के बाद जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है वो कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। आई होप आप सबको ये बात समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम होता है। देखिए, आप अपने सामने एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी अगर आप खोलेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, तो आप सिर्फ इस वीडियो को देख के नहीं समझ पाएंगे। तो आई विश आप सभी ने अपने सामने एनसीईआरटी बायोलॉजी को ओपन कर लिया होगा। लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है जिसमें ये सारे पॉइंट्स लिखी हुई है, और आप अपने पॉइंट वाइज बुक को देखते हुए और इस लेक्चर को देखते हुए पढ़ते चलिए, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो बात को ध्यान से सुनिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन हो जाता है कंप्लीट। फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, जो स्लाइवा करती है, और इंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन फूड में प्रेजेंट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा नहीं है एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो फूड में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करता है और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया या फिर जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, अनयूजफुल है, उस फूड को वेस्ट कहते हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आगे रेक्टम में चला जाता है, और रेक्टम में जाकर क्या होता है, स्टोर होता है। और फिर जब टाइम होता है, मसल्स में कंट्रैक्शंस होते हैं, तो वो एनस के थ्रू क्या होता है, हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है। आई होप आपको ये डाइजेशन का प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, मैं इसको और डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पूरा फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जो बात समझाई उसी बात के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सब माउथ, फिर टंग, फिर माउथ में होता है स्लाइवरी ग्लैंड, जिसको इसका नाम है पेरोटाइल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स। इट मीन्स स्लाइवरी ग्लैंड्स होता है 3 टाइप का, पेरोटाइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स। और फिर है इसोफेगस, जिसके थ्रू फूड आता है स्टोमच में। ये है स्टोमच। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है फूड का केमिकल डाइजेशन, मीन्स गैस्ट्रिक जूस फूड में मिक्स होता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। गाल ब्लैडर्स क्या काम करता है, क्या आपको पता है? ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए गाल ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है। आगे देखिए, जो स्टोमच है ये फूड को गैस्ट्रिक जूस में मिक्स करता है। फिर यहाँ से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, डिओडेनम, जेजनम एंड इलम। यह फिगर थोड़ा छोटा है, तो इसको आप क्लियर देखने के लिए देखते, इसको क्लियर हो पाता है कि नहीं। एक सेकेंड, आपको क्लियर दिख रहा है? मैं इसको थोड़ा सा जूम की हूँ, आपको क्लियर दिख रहा है क्या? ये भी सबको दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला है लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें ट्रांसवर्स कोलॉन और असेंडिंग कोलॉन, 2 टाइप का कोलॉन नहीं 3 टाइप का कोलॉन होता है। ये है डिसेंडिंग कोलॉन, और फिर है सीकम। ये 4 टाइप होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में। जो डिसेंडिंग लाइन को डिसेंडिंग प्रोसेस करता है, कुछ असेंडिंग और कुछ ट्रांसवर्स। ये अलग अलग कोलॉन है इसके एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग। फिर अपेंडिक्स जो हमारे बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स की तरह है, मीन्स इसका कोई काम नहीं है। जब ह्यूमन बींग्स पुराने समय में एंशियंट ह्यूमंस थे जो कच्चा मांस, कच्ची चीज़ें ज़्यादा खाते थे, उस समय इस अपेंडिक्स का थोड़ा बहुत फंक्शन था। उसके बाद अपेंडिक्स का सारा फंक्शन कम हो गया, धीरे धीरे इसका कोई काम ही नहीं रहेगा, ये इनएक्टिव हो गया। इसीलिए इसको हमारे बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहा जाता है। जब भी अपेंडिक्स में पेन या कोई प्रॉब्लम होता है तो अपेंडिक्स को निकाल लिया जाता है, ये नॉर्मल सी प्रोसेस है। अगला है एनस, जिसके थ्रू क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये जो पार्ट था वो हम पढ़ चुके। एक डिटेल कुछ लिखा गया, देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है।
एज सो इन द फ्लो चार्ट में हमने देखा डाइजेशन बिगिन फ्रॉम द माउथ, डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। इन द माउथ इट इज़ ब्रोकन डाउन बाय सलाइवरी अमाइलेज, माउथ में क्या होता है जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वो फूड में प्रेजेंट स्टार्च को ब्रोकन डाउन करता है। द फूड मूव टू द स्टोमच थ्रू द इसोफेगस, और इसोफेगस के द्वारा फूड मूव होकर कहाँ पहुँचता है, स्टोमच में, विच परफॉर्म पेरिस्टलिटिक मूवमेंट्स, और इसोफेगस में मूवमेंट होता है पेरिस्टलिटिक मूवमेंट्स। एक बात और ये है कि पूरे एलिमेंट्री कैनल्स में जब फूड वन प्लेस टू अनदर ऑर्गन्स, इट मीन्स वन ऑर्गन्स टू अनदर ऑर्गन्स मूव होती है तो पेरिस्टलिटिक मूवमेंट के द्वारा ही मूव होती है। चाहे स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मूव हो, या स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में फूड मूव हो, सारे मूवमेंट्स कौन से मूवमेंट्स के द्वारा होता है, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट के द्वारा। Enzyme and various digestion juices from liver, gallbladder and pancreas act on the chunks from the stomach in the small intestine. In the large intestine, the remaining nutrients are absorbed and leftover is removed from the body through the rectum and anus. जो enzyme और various जो digestive juices है जो gall bladder से pancreas से कहाँ आता है, small intestine में आता है, तो stomach से आने वाले chunks को मतलब food products को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाई है और जो वाटर से जो इलेक्ट्रोलाइट्स से वो चीज़ें एब्जॉर्ब होती है, और जो लेफ्ट ओवर है जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम में और एनस में चली जाती है, जिसके फिर एनस के थ्रू बॉडी से वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होती है, रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या करता है ह्यूमंस, आप सबको पता होगा रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं। तो इन दिस प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टिपिकली विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ complex organic substances। तो क्या लिखा गया है, इस प्रोसेस के दौरान जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। इट्स मीन्स बॉडी के हर एक सेल में क्या प्रेजेंस है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल। दैट्स वाई एवरी सेल प्रोड्यूस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ oxygen and glucose. So where our body to find glucose during the digestion, food is converted into glucose. This glucose through the blood transported to every cells of our body, and then in the cells there are present is mitochondria, and mitochondria with the help of glucose and oxygen, mitochondria generate the energy which is useful for our body and every functions of our body। तो आपको समझ में आया मैं क्या बताई, मैंने बताया कि जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी को क्रिएट करती है, एनर्जी को जनरेट करती है, जो बॉडी के हर फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पूरे प्रोसेस को हम एक वर्ड में रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के हेल्प से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा हमारे अंदर जाती है उस हवे में काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के गैसेस होते हैं। यू नो दैट एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, बट उस एयर में से ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी जो अदर गैसेस है एंड बॉडी से निकलने वाली जो वेस्ट गैसेस है वो हम एक्सहेलेशन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेलुलर रेस्पिरेशंस। तो यहाँ पे जो सिंपलर फूड है उसका ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी हमने आपको बताया कि सेल में होता है एनर्जी का प्रोडक्शन, क्योंकि सेल में प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारी बॉडी की एवरी सेल
क्या प्रोड्यूस करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है। किसके हेल्प से? माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से। और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। सिंपल फूड जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज करता है। ये है ग्लूकोज प्लस O2, फिर यहाँ पे क्या बनाएगी? एनर्जी। अगर हम समझे तो ये नॉर्मल सा है, इसमें थोड़ा सा लिखना प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप लोग समझ गए होंगे ना, तो मैं ये थोड़ा सा आपको बताने के लिए की हूँ, लेकिन आप आगे अच्छे से समझ जाएंगे। और मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वेरियस पाथवेज। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन डिफरेंट पाथवेज के द्वारा होता है। यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो आपको समझाने में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे ये ग्लूकोज है, और हमारी बॉडी को ये ग्लूकोज कैसे मिलता है पता है? काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं, ये ग्लूकोज कैसे आया बॉडी में? ग्लूकोज आया कहाँ से? हम लोग तो खाना खाए। तो देखो, जब खाना हम खाते हैं ना, खाने में क्या होता है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। डाइजेशन के बाद जब फूड डाइजेस्टेड हो जाता है, तो उस डाइजेस्टेड के बाद जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाता है फूड का, सिंपल मॉलिक्यूल्स, तो उस मॉलिक्यूल्स को बॉडी एब्जॉर्ब करती है। अब उसी मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ग्लूकोज। नॉर्मल बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उस फूड मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। तो जब ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म में कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। जब इस साइटोप्लाज्म में जाता है तो क्या होता है? पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी। तो पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी। तो देखिए, जब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? रिएक्ट करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्या बनाएगा? CO2, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। तो ये CO2 कोई काम का नहीं है, वाटर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, एनर्जी बॉडी के अलग अलग फंक्शन के लिए यूज हो जाएगा। और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि आप लोग देखते हैं ना, जब आप लोग काफ़ी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी देर तक रनिंग करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होता है? हम बहुत तेज़ी से सांस लेने लगते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को उस टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और बहुत ज़्यादा एनर्जी के लिए उसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए। और ऑक्सीजन को कंप्लीट हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए हमें ज़ोर ज़ोर से सांस लेना होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, आपकी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं कि नहीं? क्रैम्प्स मसल्स में, पूरा मसल्स लगता है थक गया है, क्रैम्प्स आ गए, चलने लायक नहीं रहते। तो क्यों ऐसा फील होता है? क्योंकि हमारे मसल्स में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, मतलब मसल्स में की जो सेल्स है उसमें ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता, और फिर भी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में भी हमारी जो सेल है वो एनर्जी का फॉर्मेशन करने लगती है। तो उस दौरान वो क्या बना देती है? लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड जो है हमारे मसल्स में क्रैम्प्स फील कराता है। तो accumulations of lactic acid cause muscle fatigue. It occurs after क्या लिखा गया है? एक सेकेंड। रिगोरियस एक्सरसाइज, मतलब हैवी एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट देखिए, अगर बॉडी में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का यूज ही नहीं करती, तो वो अपने बॉडी में कैसे अपने बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है? तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन नहीं करता, जैसे कि ईस्ट एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी में रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज ही नहीं करता। तो उसमें प्रेजेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया, उसके सेल में प्रेजेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करती है? विदाउट ऑक्सीजन वो एनर्जी का फॉर्मेशन करती है, लेकिन उस दौरान वो बनाती है इथेनॉल को, CO2 को, एनर्जी को, और इसी इथेनॉल से हम लोग बनाते हैं अल्कोहल। तो ईस्ट के यूज़ से हम क्या फॉर्मेशन करते हैं? अल्कोहल का फॉर्मेशन। आगे आपको बताया जाएगा, आगे के चैप्टर्स में आपको मिलेगा ये बात, क्लास 9 में, 10 में नहीं तो क्लास 11 में मिलेगा। तो आगे देखिए फॉर्मेंटेशन। तो फॉर्मेंटेशन का प्रोसेस ईस्ट के द्वारा होता है, जिसमें क्या होता है? इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है, एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन कितने टाइप्स क्या होता है। रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा?
एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन हो। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में। इन प्रोडक्ट्स एरोबिक रेस्पिरेशंस के बाद क्या क्या बनता है? CO2 एंड H2O जो इन प्रोडक्ट बनता है, और एनर्जी तो बनता ही है। और इन प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है? अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनता है। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज 38 ATP। तो एरोबिक रेस्पिरेशंस में 38 ATP एनर्जी बनती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अभी ATP क्या है? ATP है एनर्जी का करेंसी। तो ATP का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पासेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर का जो पासेज होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले हम देखते हैं ये ग्राफ, ये डायग्राम, स्ट्रक्चर जो भी आप जानो, ये देखते हैं। इसमें लिखा गया है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स से एयर नेसल पैसेज में जाती है, नेसल पैसेज से एयर नेसल कैविटी में जाती है, नेसल कैविटी से एयर फेरियांग्स में जाती है, फेरियांग्स से एयर लेरियांग्स में जाती है, फिर ट्रेचिया में, फिर ब्रोंकाई में, फिर लंग्स में, ब्रोंचियोलस में, एल्वियोलर सैक में, और फिर ब्लड कैपिलरीज में। ये सारे ऑर्गन्स से होते हुए फिर जाती है ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज इस ऑक्सीजन को हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अच्छा बताइए, हमारे ब्लड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4 कंपोनेंट्स, प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट ऑक्सीजन को कैरी करता है? एवरीवन नो दैट ना, RBC कैरी द ऑक्सीजन। एंड यू नो व्हाट, RBC हैव नॉट एनी न्यूक्लियस। RBC में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि वो स्पेस खाली होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। तो आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग मतलब 2 प्रोसेस होती है। क्या क्या प्रोसेस? एक हम सांस लेते हैं इनहेलेशन, और एक बार सांस छोड़ते हैं एक्सहेलेशन। तो इन दोनों में क्या होता है? इनहेलेशन के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरैसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। इनहेलेशन के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरैसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। इसका मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है, जो स्पेस चेस्ट का जो एरिया है वो फैलता है। फिर रिब्स लिफ्ट अप, जो रिब्स होते हैं, जो रिब्स मतलब जो हमारे रिब केजेस होती है, जो रिब्स होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। डिफाग्राम बिकम फ्लैट, और जो डिफाग्राम होता है वो फ्लैट होता है। डिफाग्राम नॉर्मली ऐसे होता है कि नहीं? जब हम सांस लेंगे तो ये हो जाएगा फ्लैट ऐसे। तो आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर इंटर द लंग्स। अगर लंग्स इतना छोटा है तो इसमें जब एयर इंटर करेगा इनहेलेशन के दौरान तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ के बड़ा हो जाएगा। तो ये बोला जा रहा है वॉल्यूम्स ऑफ लंग्स आर इंक्रीज ड्यूरिंग द एयर इंटर्स। अब देखते हैं एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है। एक्सहेलेशन के दौरान होता है थोरैसिक कैविटी कंट्रैक्ट। क्या होती है? जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वो कंट्रैक्ट होता है, कैविटी जो है वो सिकुड़ जाता है। रिब मूव डाउनवर्ड, रिब फिर से अपनी जगह पे आ जाता है। डायफ्राम फिर से डोम शेप में आ जाता है, और लंग्स की जो वॉल्यूम है वो फिर से डिक्रीज होकर नॉर्मल पोजिशन पे आ जाती है। यहाँ पे डायग्राम दिया है, ये शायद आपके बुक में भी ये डायग्राम दिया होगा, तो आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वियस ब्लड एंड टिश्यू। क्या इससे होता है? एल्वियस ब्लड एंड टिश्यू। देखिए, एक एल्वियोली में डायग्राम करने की कोशिश करती हूँ। इस टाइप का होता है एल्वियोली, ठीक है? और इस एल्वियोली के आसपास ब्लड कैपिलरीज होता है। इस तरह इस ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है? ब्लड सेल, RBC, ठीक है? और फिर क्या होता है? इसमें से जो एल्वियोली है इसमें होता है क्या? ऑक्सीजन, O2। और ये O2 क्या होता है? इसके अंदर जाता है। किस प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूजन के प्रोसेस द्वारा। डिफ्यूजन का प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा है।
हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशंस। एल्वियोली में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है और इस कैपिलरीज में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। इसकी वजह से जो एल्वियोली से ऑक्सीजन कहाँ आ जाता है, कैपिलरी में। तो देखते हैं इस प्रोसेस में क्या लिखा है। एयर रिच इन ऑक्सीजन इन एल्वियोलस। जो हवा, जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलस में ज़्यादा होता है। फिर ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स कैपिलरी, फिर ये ब्लड में जाता है कैपिलर ब्लड वेसल्स। ब्लड में क्या होता है, कैपिलरीज के अंदर होता है ब्लड, फिर ब्लड में जाता है। ऑक्सीजन बाइंड विद होमोग्लोबिन्स। जो आरबीसी ब्लड में होता है, उस आरबीसी में होता है हेमोग्लोबिन्स, तो हेमोग्लोबिन्स में ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है। फिर ऑक्सीजन इज रिलीज इन टिश्यू, फिर ऑक्सीजन टिश्यूज में रिलीज होता है। फिर CO2 डिजॉल्व इन ब्लड। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड में डिजोल्व हो जाता है। फिर ब्लड वेसल्स क्या करती है, रिलीज इन एल्वियोली सैक्स, सेंड आउट थ्रू नॉस्ट्रिल्स, रिलीज आउट इन द ब्लड। फिर वो ब्लड वेसल्स क्या करती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोली सैक में क्या करती है, रिलीज करती है। जो एल्वियोली है वो कहाँ करती है, नॉस्ट्रिल्स में जाती, पहुँचाती है कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से, और टिश्यू क्या करती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में पहुंचा देती है। ये प्रोसेस चलता रहता है, ये थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा इतना। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इन दोनों पॉइंट में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। और प्लांट क्या होता है, प्लांट का रेस्पिरेशन प्रोसेस एनिमल से बहुत ही सिंपल होता है। प्लांट्स लिव्स में प्रेजेंट स्टोमेटा के द्वारा, स्टीम में प्रेजेंट लेंटिकल्स के द्वारा और रिट के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। ट्रांसपोर्शन का टॉपिक हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।